किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। चारागाह प्रबंधन नीति बनाएगी सरकार, चावल खरीद में हुई भारी बढ़त, सूखाग्रस्त जिलों में राजस्व वसूली मार्च तक स्थगित, किसानों से जुड़े प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश, 1000 कृषि केंद्र होंगे स्थापित और चीनी उत्पादन 33% बढ़ा। और अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार राष्ट्रीय चारागाह प्रबंधन नीति बनाने पर तेजी से काम करेगी। इस नीति के तहत वर्तमान चारागाहों का आधुनिक तकनीक से पुनर्द्वार कराया जाएगा। पशु चारे की मांग व आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए चारागाहों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय किसान कल्याण व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने चारागाहों के तेजी से घटने पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि फसलों की पराली जलाने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इससे पर्यावरण को जहां भारी नुकसान पहुंचता है, वहीं पशु चारे की भी भारी कमी हो जाती है। श्री सिंह ने राज्य सरकारों से जोर देकर कहा है कि पशु चारा विकास के कार्यक्रम पर गंभीरता से ध्यान दें और पशु चारे की उत्पादकता के साथ पैदावार बढ़ाने पर बल दें। खराब मानसून से प्रभावित खरीफ सीजन में धान की कम पैदावार के अनुमान के बीच चावल की सरकारी खरीद में भारी बढ़त हुई है। चावल का भंडार सरकारी गोदामों में बफर स्टॉक मानक की सीमा को पार कर गया है। केंद्रीय स्तर पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों की चावल खरीद पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 25% से भी अधिक हो चुकी है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश भर की मंडियों में सामान्य किस्म के चावल के मूल्य में सुधार नहीं होने से किसान सरकारी एजेंसियों को ही उपज बेच रही है। प्रदेश सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित 50 जिलों के प्रभावित किसानों से मुख्य राजस्व देयों के बकाये की वसूली को अगले वर्ष 31 मार्च तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है। इस दौरान कृषि ऋण की वसूली के लिए किसानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि सूखाग्रस्त जिलों में स्थिति गंभीर होने पर जिलाधिकारी शासन की अनुमति से प्रभावित किसानों के लिए राहत शिविर संचालित कर सकते हैं, जिसमें भोजन, अनाज और निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध होगी। साथ ही लघु व सीमांत किसानों की फसलों को 33% से अधिक नुकसान होने पर उन्हें अनुदान बांटा जाएगा। प्रदेश सरकार किसानों को लाभ देने वाली योजनाओं को वर्ष 2016-17 के विकास एजेंडे में सबसे पहले शामिल करने पर विचार कर रही है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं की मार से बेहाल किसानों को अधिक से अधिक सरकारी सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार की इस मंशा को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने खेती किसानी से जुड़े विभागों जैसे कृषि उद्यान, ग्राम्य विकास और पशुपालन विभाग जैसे विभागों के प्रमुख सचिवों और सचिवों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कृषि से संबंधित सभी संसाधन किसानों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए तकरीबन 1000 कृषि केंद्र वन स्टॉप शॉप्स खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजनाओं को लागू करने के साथ एग्री जंक्शन के बैनर तले विशेष केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट और कीटनाशक दवाओं के अलावा कृषि यंत्र भी किराए पर उपलब्ध कराने की योजना है। महाराष्ट्र में उत्पादन बढ़ने की वजह से चालू विपणन वर्ष के दौरान 15 नवंबर तक चीनी का उत्पादन 33% से बढ़कर 7.61 लाख टन हो गया है। भारत दुनिया भर में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बताते चलें कि पिछले मार्केटिंग वर्ष 2014-15 के दौरान 15 नवंबर तक चीनी का उत्पादन 5.74 लाख टन रहा था। और किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाइयों, मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूं की बुआई के लिए तैयार खेतों में पलेवा तथा उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था करें। पलेवे के बाद यदि खेत में ओट आ गई हो तो उसमें गेहूं की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। किसान भाई इस मौसम में जई तथा बरसीम की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई गाजर की नेंटिस किस्मों जैसे पूसा यमदामिनी, मूली की यूरोपियन किस्मों जैसे पूसा मृदला, चुकंदर की किस्म क्रिम्सन ग्लोब तथा शलजम की स्नोबॉल किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं। वर्तमान मौसम प्याज की बुआई के लिए अनुकूल है। तापमान को ध्यान में रखते हुए मटर की बुआई में और अधिक देरी ना करें, अन्यथा फसल की उपज में कमी होगी तथा कीड़ों का प्रकोप अधिक हो सकता है। समय पर बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण तथा खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। किसान भाई इस समय सरसों की बुआई मेड़ों, उथली क्यारियों पर करें। वर्तमान तापमान स्नोबॉल किस्म की फूल गोभी, सलाद, बंद गोभी और ब्रोकली की तैयार पौध की रोपाई के लिए अनुकूल है। आलू के पौधों की ऊंचाई यदि 15 से 22 सेंटीमीटर हो जाए तब उनमें मिट्टी चढ़ाने का काम जरूरी है, अथवा बुआई के 30 से 35 दिन बाद मिट्टी चढ़ाई का कार्य संपन्न करें।
किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान। प्रदेश की मंडियों में धान का प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1410 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 1370 रुपए, गोंडा में 1410 रुपए, हरदोई में 1410 रुपए और शाहजहांपुर में 1395 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 4350 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 2150 रुपए, हरदोई में 2170 रुपए और शाहजहांपुर में 2050 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 1625 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 1570 रुपए, गोंडा में 1460 रुपए, हरदोई में 1540 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1580 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 8250 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 8100 रुपए, हरदोई में 9000 रुपए और शाहजहांपुर में 8450 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। वहीं उड़द का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 9950 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 9030 रुपए, हरदोई में 11000 रुपए और शाहजहांपुर में 9935 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। चने का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 6500 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 6200 रुपए, हरदोई में 6500 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 6600 रुपए प्रति क्विंटल भाव बिका। विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 3335 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 2950 रुपए, गोंडा में 3000 रुपए, हरदोई में 2400 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 2660 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में इस प्रकार रहा। लखनऊ में 900 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 820 रुपए, फैजाबाद में 810 रुपए, हरदोई में 870 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 790 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 2030 रुपए, गोंडा में 2350 रुपए, हरदोई में 2150 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 2050 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 800 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 725 रुपए, गोंडा में 1120 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 850 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है।
ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, देखिए, आप गन्ने की फसल लेते हैं। गन्ने की फसल में बुआई के साथ ही किसान भाई पेड़ी प्रबंधन भी अपनाते हैं। पेड़ी प्रबंधन से जहां समय की बचत होती है, वहीं कम समय में फसल तैयार भी होती है और लागत में भी कुछ बचत हो सकती है। वैज्ञानिक ढंग से शीतकालीन फसल में पेड़ी प्रबंधन कैसे किया जाए, आज इसी विषय पर हम वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ वैज्ञानिक हैं, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला जी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानकारी चाहेंगे, हमारे किसान भाई अगर सीधी बुआई ना करके, सीधी बुआई भी करते हैं और पुरानी फसल से पेड़ी प्रबंधन भी करते हैं, तो क्या फायदे होते हैं पेड़ी प्रबंधन या पेड़ी फसल लेने से? गन्ने की फसल में पेड़ी का विशेष महत्व है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गन्ने की जो भी प्रजातियाँ अनुमति संस्थान से, किसी भी संस्थान से रिलीज की जाती हैं, उसमें कम से कम एक पेड़ी या 2 पेड़ी की उत्पादन क्षमता देखने के बाद ही पेड़ी जो गन्ने की प्रजाति जो है संस्तुत की जाती है जी। क्योंकि पेड़ी का सबसे बड़ा फायदा किसानों को ये मिलता है कि इससे 30 से 35% तक लागत में कमी आ जाती है। और इसके अलावा पेड़ी की जो परिपक्वता की अवधि है वो सिर्फ 10 माह होती है, जबकि सामान्य गन्ने की कोई भी प्रजाति जो है 12 महीने पकने में ले लेती है। तो ये पेड़ी का फायदा है कि 10 माह में पक के तैयार हो जाती है। इसकी जो इससे जो शुगर मिल है, जो चीनी की मिलें हैं, उसमें गन्ना जल्दी किसान जो है दे देता है, खेत जल्दी खाली हो जाता है, लागत कम आती है। ये उससे पेड़ी से फायदे हैं। इसलिए किसान जो है पेड़ी को एक बोनस फसल के रूप में लेते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही उद्देश्य है हमारे किसान भाइयों का कि कम लागत और कम समय में अच्छे उत्पादन मिल जाए, अच्छा फायदा मिल जाए। डॉक्टर साहब, शीतकालीन गन्ने की अगर हम प्रबंधन की बात करें, पेड़ी प्रबंधन का, तो क्या विशेष ध्यान रखने वाली बात होगी? सर्वप्रथम तो पेड़ी में ये देखना पड़ता है कि जो शीतकालीन पेड़ी की शुरुआत होती है कि जो अगेती प्रजातियां हैं, जो अगेती प्रजातियां हैं वो नवंबर माह में कटती हैं, दिसंबर माह में कटती हैं। उसमें हो सकता है फुटाव की कमी हो, और फुटाव की अगर कमी है तो उसमें जो पेड़ी में गैप आ जाता है, अंतराल अधिक हो जाता है। तो सर्वप्रथम किसान भाई ये देखते हैं कि अगर 60 सेंटीमीटर से अधिक का अंतराल है तो उसमें हमें गैप की फिलिंग करनी है। अच्छा। अब जो गैप खाली स्थान को भरना है, और जो खाली स्थान भरना है वो किससे भरेंगे? तो किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा ये है कि वो एक आंख की पौध पहले से तैयार कर लें और खाली स्थान को भरें। लेकिन ये अवश्य देखना पड़ेगा किसान भाइयों को कि अगर हमारे वहाँ वो खेत में देखते हैं कि अगर 27,000 से लेकर के 30,000 तक ठूंठों की संख्या है प्रति हेक्टेयर, तो उनको भरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो सामान्य अवस्था है। अगर 10% ठूंठों की कमी हो गई तो भी खाली स्थान भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर 10 से 15% से ज़्यादा ठूंठों की कमी है तो खाली स्थान भरने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो जो पेड़ी में किल्ले निकलेंगे उससे उत्पादन क्षमता प्रभावित नहीं होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो ये जो पेड़ी आपने बताया कि ठूंठ अगर कम है, दूरी ज़्यादा हो रही है, तो उनको भरने की बात है, तो क्या कोई विशेष विधि है जिससे बेहतर
उपज हो? उसमें विशेष विधि यह है कि अगर हम ठूठों का अंतराल का कम करना है, एक तो ये चीज़ है कि जो हम एक आंख के पौधे की नर्सरी तैयार करते हैं और उसमें खाली स्थान को भर देते हैं, लेकिन उसके पहले जो अंतराल है वो वहाँ से परिलक्षित होता है कि जो किसान भाई बुआई करते हैं और बुआई अगर वो नाली विधि से बुआई कर रहे हैं या गड्ढे विधि से बुआई कर रहे हैं तो उसमें अंतराल की संख्या कम होती है और उससे पेड़ी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो इसलिए अच्छी पेड़ी के लिए अच्छा बावक गन्ना पैदा करना बहुत आवश्यक है। और अच्छे बावक गन्ने के लिए सबसे पहले अगर वो बुआई किसान जो बुआई की विधि अपनाते हैं, अगर नाली विधि से गन्ने की बुआई करते हैं या गड्ढे विधि से करते हैं तो निश्चित ही अच्छी पेड़ी होगी, पेड़ी में वो गिरेगी भी नहीं, लॉजिंग भी कम होगी और उसमें खाली स्थान ज़्यादा नहीं होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम देखते हैं हमारे किसान भाई कटाई करते हैं, कहीं कहीं पर छोटे पौधे छूट जाते हैं, रह जाते हैं, तो उनको दोबारा क्या कतरन करने की आवश्यकता होगी? हाँ, ये सबसे पहली बात है, ये है कि किसान भाइयों को ये संस्तुत किया जाता है कि जो गन्ने की खेत की जो बावक फसल की कटाई है वो जमीन की सतह से करें। और अगर जमीन की सतह से कटाई की गई है तो कोई ठूठों के अलग से कर्तन की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। लेकिन अगर वो 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर गन्ने का टुकड़ा छूटा हुआ है तो ये संभावना रहती है कि उसमें जो किल्ले निकले वो ऊपर से निकल आए। अच्छा। इसलिए ठूठों का कर्तन तब करना चाहिए जब जमीन की सतह से कटाई न हो करके और ऊपर से हुई हो, जिससे कि किल्ले अधिक से अधिक जमीन के अंदर से निकले, ना कि ठूठ के ऊपर वाले भाग से। जी बिल्कुल। और बेहतर प्रबंधन डॉक्टर साहब तभी होगा जब अंकुरण भी अच्छी संख्या में निकले अंकुर, तो वो अंकुर जो होंगे जो फुटाव होगा बेहतर हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? फुटाव के लिए शीतकालीन जो पेड़ी की शुरुआत करते हैं उसमें फुटाव बढ़ाने के लिए एक संस्तुति हमारे संस्थान से भी की गई है कि जो बावक गन्ने की फसल है उसमें 1 माह पूर्व अगर 80 किलोग्राम पोटेशियम, जो कि अगर म्यूरेट ऑफ पोटास के किसान देते हैं तो वो 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से म्यूरेट ऑफ पोटास सिंचाई के साथ दे दें जी। तो और बावक गन्ने को 1 महीने बाद काटना हो और उसके बाद वो जो पेड़ी उससे निकलेगी तो पेड़ी में फुटाव भी अधिक होता है और जो बावक गन्ने की गुणवत्ता जो होती है वो भी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो फुटाव बढ़ाने के लिए ये काम किसान भाई कर सकते हैं शीतकालीन। बिल्कुल अक्सर ये तो आपने फुटाव के लिए बता दिया, फिर पूरी फसल के लिए जो पोषक तत्व प्रबंधन होगा वो भी हमको बिल्कुल बनाना पड़ेगा अपना कि कैसे कैसे हमको देना है, तो कितने उर्वरक की आवश्यकता होगी और कैसे दिया जाए इसको? पेड़ी गन्ने में सामान्यतः ये देखा गया है कि जो सामान्य गन्ने से थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि सामान्य गन्ने में अगर यहाँ जो उत्तर भारत में देखें तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि पेड़ी गन्ने में इसकी संस्तुति 200 किलोग्राम नाइट्रोजन की है और एवं 60 किलो फास्फोरस एवं 60 किलो पोटेशियम। इसके लिए अगर जब पेड़ी के शुरुआत के समय उचित नमी की दशा में अगर किसान भाई देते हैं तो लगभग 165 किलोग्राम यूरिया की जरूरत पड़ेगी, 130 किलोग्राम डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की जरूरत पड़ेगी, जो कि पेड़ी की शुरुआत करते समय उचित नमी की दशा में किसान भाइयों को देना है। अच्छा। उसके बाद फिर जब फरवरी मार्च में एक बार कम से कम 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से और उसके 1 महीने बाद 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से अगर किसान भाई दे देते हैं तो उर्वरकों का प्रबंध हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसा आपने उनके पोषक तत्वों का प्रबंधन बता दिया कैसे कर सकते हैं किसान भाई। अब बात आती है कि पोषक तत्वों को लेने के लिए जो प्रतियोगिता करते हैं खरपतवार, उनका भी प्रबंधन कर लें किसान भाई, तो क्या होगा कार्य पद्धति इसके लिए? खरपतवार का प्रबंधन पेड़ी में बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि सबसे पहली बात तो पेड़ी को ये न समझें कि ये बोनस फसल है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि खरपतवारों से पेड़ी का बहुत नुकसान होता है और इसके लिए हम 2 प्रकार की तकनीक बताते हैं। जो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसान भाई ऐसे हैं जिनके यहाँ खेत ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में जो क्षेत्र है पेड़ी में, और वो किसी भी प्रकार से उनके पास श्रमिकों की अनुपलब्धता है और वो गुड़ाई नहीं करवा पाते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात है कि बावक गन्ने की फसल से जो पत्ती निकली है उस पत्ती को खेत में 2 पंक्तियों के बीच में बिछवा दें। और पत्ती को बिछाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि खरपतवार की वृद्धि भी नहीं होगी। उसके बाद वो नमी जो है संचित करते हैं, जो पत्ती बिछाएंगे वो नमी संचित होगी
और उसके बाद जब पत्ती सड़ जाएगी तो वो मृदा कार्बन में बढ़ोतरी करेगी जी। उसके अलावा ये है कि अगर हम फरवरी मार्च अप्रैल में जो गन्ने के किल्ले का समय है उसमें अगर 3 गुड़ाई कर देते हैं तो भी खरपतवार का प्रबंधन हो जाता है। 90 दिनों तक सिर्फ खरपतवार के प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अधिकतर देखा गया है आजकल की श्रमिकों की बड़ी कमी है और किसान जो न हो पाने के कारण, तो उसमें एक ये संस्तुत है कि एट्राजीन 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व अगर पेड़ी की जब शुरुआत करें, पानी लगाएं, उचित नमी की दशा में एट्राजीन 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव करें जमीन पर। उसके 60 दिन बाद, पेड़ी की शुरुआत के 60 दिन बाद 1 किलोग्राम जो 2,4-D है उसका सक्रिय तत्व का स्प्रे करें। लेकिन वो 2,4-D का जो स्प्रे करेंगे किसान भाई 800 से 1000 लीटर पानी में, वो खरपतवार, उससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट होते हैं। और 90 दिन पर अगर एक गुड़ाई कर देते हैं तो भी पेड़ी में खरपतवारों का प्रबंधन हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर खरपतवार प्रबंधन हो गया तो हमारे पोषक तत्वों का उपयोग हमारी फसल कर सकती है और हमारे किसान भाई बेहतर उत्पादन भी अपनी फसल से प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों के लिए, कैसे पेड़ी प्रबंधन कर सकते हैं वैज्ञानिक ढंग से। आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर आपकी पेड़ी गन्ने की फसल है तो शीतकाल में कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया। अब बारी आपकी है कि इन जानकारियों का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करें ताकि आपको बेहतर उत्पादन मिले और स्वस्थ गन्ने का उत्पादन आप बाजार में अच्छे भाव पर बेच भी सकें।